हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेश कड़े एंड वेलकम टू द एडियो ग्रोवन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लेक्चर 4 आप यहाँ पे देखना स्टार्ट कर चुके हैं और ये चैप्टर 5 जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का, वो हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम यहाँ पे दो टॉपिक कवर करेंगे विच इज साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद नोट्स जो होते हैं वो हमारे लिए एक सरदर्द हो जाते हैं, हमको मिलते नहीं है, हमको ढूंढना पड़ता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो वेबसाइट है edugrown.in, वहाँ पे आप जाइए और सारे नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलो बिना देर किए हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखोगे कि हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म को समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इस टॉपिक के अंदर है हमारा साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER भी बोलते हैं। अगर इससे पहले के आपको लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वहाँ पे आपको लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप जाइए और सारे के सारे डाउट्स जो हैं, या फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही ईजी है ना। तो अब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म। तो आखिरकार ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, क्या होगा साइटोप्लाज्म? सो स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का क्या है, थिक सॉल्यूशन है। कैसा है? सॉल्यूशन है ना। तो एक थिक सॉल्यूशन है, बट ये जो सॉल्यूशन है वो किन से मिलकर बना हुआ है? उसमें है वाटर। जो सॉल्यूशन है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, वो एक सॉल्यूशन है बेसिकली, जो किससे मिलकर बना हुआ है? वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। तो एक सॉल्यूशन है वाटर, साल्ट और प्रोटीन का, और उसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि हमारे पास है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैंने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, इसको बोल देता हूँ मैं PM। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर एक क्या है? हमारा थिक सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पे? हमारा थिक सॉल्यूशन, जो मिलकर बना हुआ है वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन से। और उसके चारों तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा। इजी, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि एक थिक सॉल्यूशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, जो कि वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। आपने यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चलो मैं दिखा देता हूँ। माइक्रोस्कोप में जब हम क्या करते हैं, जब हम स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमको कुछ इस तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है ना। और ये जो ऑब्जर्वेशन है किसका है? ये ऑनियन की जो अंदर की लेयर होती है। आप जो है प्याज लो, प्याज को आप कट करो तो वहाँ पे अंदर एक लेयर होगी, उसको निकाल के उसमें कलर लगा के और उसके बाद फिर माइक्रोस्कोप में देखो तो कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्या होंगे, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ये क्या है? बेसिकली PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो अंदर जो ये मटेरियल है, जो क्या है, कम कलरफुल है। देखो बाउंड्रीज तो क्या है, उसने ज़्यादा कलर लिया है, और अंदर का मटेरियल, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसने कम कलर लिया है। इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। तो चलो एक बार और हम देखते हैं इसको। ये तो ये इसके अंदर का मटेरियल है और इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? बहुत सारे ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल जो होते हैं वो किसको बोलते हैं हम? जिनमें मेम्ब्रेन होती है। जिनमें क्या होती है? मेम्ब्रेन। तो जिनमें मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल बोलते हैं। बट कैसे? अब देखो मैं इसका छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये हमने एक छोटा सा पोर्शन बनाया, तो ये है हमारा सेल। अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? ऑर्गेनल्स होंगे। अभी ऑर्गेनल मतलब क्या? अंदर के स्ट्रक्चर। जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये एक मेम्ब्रेन बनाई और फिर इसके अंदर का मटेरियल बना दिया। तो ये जो है ये क्या है?
इस सेल के अंदर है और साइटोप्लाज्म में है। तो ये क्या है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, तो ये है हमारा ऑर्गेनिल्स। तो एक ऑर्गेनिल मैंने बना दिया, और इसके अलावा चलो दूसरा ऑर्गेनिल बना देते हैं यहाँ पे। ये एक और ऑर्गेनिल बना दिया, और तीसरा ऑर्गेनिल बना देते हैं यहाँ पे, ये बना दिया मैंने। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसके अंदर ऑर्गेनिल्स रहेंगे जिनमें क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मटेरियल, ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, और इस साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड कौन है, हमारे ऑर्गेनिल्स हैं। हर ऑर्गेनिल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक काम होता है। जितने भी ऑर्गेनिल होते हैं सेल के अंदर, उनमें क्या होता है, उनके काम होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन सी ऑर्गेनिल इसमें मिलते होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ER। क्या बोलते हैं, ER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के जस्ट पास मिलता है। तो ये देखो, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जो ये बनाया है, ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास ये है, तो इसको मैंने बोल दिया ER, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के पास जो मिलता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, और इस लेक्चर में हम इसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देन इसके बाद है गोल्जी अपैरेटस, थर्ड सेकंड यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस। ये भी एक ऑर्गेनिल है जो हमको मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये जो है आपका बना लिया मैंने गोल्जी अपैरेटस। देन उसके बाद मैं बना देता हूँ लाइसोसोम। ये देखो यहाँ पे सर्कल सर्कल क्रिएट कर देता हूँ, ये क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं, लाइसिस करती हैं, तोड़ती हैं चीज़ों को। देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो मैंने बनाया है, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं सभी ऑर्गेनिल के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, और आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए हम हर ऑर्गेनिल्स को स्टडी करेंगे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट, ये इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ लाइसोसोम को। देन माइटोकॉन्ड्रिया फोर्थ हो जाता है, और प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है ये है फिफ्थ। इसके बाद है हमारा सिक्स आपका वैक्यूल्स। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल सिक्स ऑर्गेनिल आ गए, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सभी के सभी ऑर्गेनिल एक स्पेसिफिक सेल में नहीं मिलते हैं, और वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उनको बोलते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन जो होगा वो एब्सेंट रहेगा। उस टाइप की सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और इस टाइप की सेल्स में ये ऑर्गेनिल्स भी नहीं मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, तो ये होता है। वही ये सभी के सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल्स हैं, जिनमें न्यूक्लियस डेवलप मिलता है, जिनमें न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन मिलती है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, आपको पूरा सारे के सारे ऑर्गेनल्स मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म का सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज करो अगर किसी सेल में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म नहीं है तो क्या हो। तो देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका वर्क है। तो स्टूडेंट्स, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ऑर्गेनिल तो मिलते ही हैं, है ना, तो बहुत सारे ऑर्गेनिल इसके अंदर तो मिलेंगे मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो जगह है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें क्या हो सके, केमिकल रिएक्शंस हो सकें, और इन केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज। अब सपोज करो कि बॉडी में कुछ चीज़ें बनानी है, जैसे कोई एक कंपोनेंट ए है और उससे बी जुड़ के और कोई कंपोनेंट सी बना दिया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इस टाइप के, ये रिएक्शन बेसिकली बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि सेल के वो अंदर हो रही हैं। और इस एक्टिविटी को करने के लिए जो जगह है और जो इन्वायरमेंट है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है साइटोप्लाज्म। तो अगर ये नहीं रहेगा तो ये सारी रिएक्शंस इसमें नहीं हो पाएंगी। ये मैंने एक एग्जांपल देके आपको बताया है। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं।
जैसे कि एनर्जी बनानी है तो एनर्जी बनाने के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में एनर्जी को बनाने की प्रोसेस होती हैं, उसके केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं, तो वो नहीं होते हैं, वो नहीं होंगे अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है ये, है ना, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसके अलावा लास्ट टाइम हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही मैंने कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके बिना जो सेल है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकती, और हर ऑर्गेनल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक ऑर्गेनिज्म का जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो क्या है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है? तो स्टूडेंट्स, वायरस। वायरस में साइटोप्लाज्म नहीं होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम में, विच इज़ कोरोना। ये देखो, ये है कोरोना का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके एनवलप्स हैं, और इसके अलावा कुछ स्पाइक्स हैं, और अंदर जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं वायरल जीनोम। तो ये है कोरोना जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये यहाँ पे देखो, बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन है इसका, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं इसको हम। ये भी एक टाइप का वायरस है। देखो कितना कूल डिज़ाइन है इसका। तो ये डिज़ाइन बैक्टीरियोफेज का है, और इसमें भी कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे, तो अब अपने आप को केमिकल रिएक्शन करनी होती है, या फिर कोई एक्टिविटीज़ करनी होती है, खुद को डबल करना होता है। तो क्या करते हैं ये लोग, ये एक, क्योंकि इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो ये क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो दूसरे सेल्स होती हैं, उस पर अटैक करते हैं ये, और उस पर अटैक करके उस सेल की मशीनरी का यूज़ करते हैं। तो मशीनरी क्या मतलब, ये पूरा का पूरा, ये देखो सेल, इस सेल के अंदर जो भी इसके स्ट्रक्चर्स हैं उसका यूटिलाइज कौन करेगा, ये वायरस करते हैं। पहले तो इसमें अटैक करेंगे, अंदर जाएंगे, और पूरा का पूरा इसमें यूज़ करेंगे। तो ये होता है वायरस का फंक्शन। तो यहाँ पे वायरस में क्या नहीं मिलता, मेम्ब्रेन नहीं मिलते, देन इसमें डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है लाइफ के वो शो नहीं करते, और क्या करेंगे, लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और लिविंग बॉडी में एंटर करने के बाद उनकी सेल की मशीनरी का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे फिर क्या होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज़ द फंक्शन, और इस तरीके से वायरस वर्क करता है, इस तरीके से वायरस अपनी पूरी लाइफ साइकिल जीता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म का क्या सिग्निफिकेंस है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ऑर्गेनल्स आपको क्लियर हो ही गया है। ऑर्गेनल्स मतलब क्या, मतलब जिनमें क्या हो, जिनमें आपका मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये एक सेल है, एनिमल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल सेल के अंदर हैं। तो ये जो है, ये आपका बाहर का आउटर आपका मेम्ब्रेन है ना। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर अब हम आते हैं। ये तो इसके अंदर अब जब जाते हैं तो यहाँ पे हमको जो ये लिक्विड मटेरियल पड़ा हुआ मिल रहा है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। क्या है हमारा, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल हैं। तो देखो कौन कौन से मैंने बताया अभी। ये बीच में होता है न्यूक्लियस। देखो इसको याद करने का तरीका, सबसे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। अब बीच में मतलब सबसे पहले सेंटर से, वहां से बात करेंगे हम न्यूक्लियस से, ठीक। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगल में ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और शीट के जैसे ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली ये देखो यहाँ पे, ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन उसके बाद फिर दूसरा ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है ये, स्मूथ। तो आप देखोगे कि रफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट देखो, इसमें आप देखो कि छोटे छोटे ये सर्कल दिखाई दे रहे हैं, है ना, छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो सर्कल्स हैं बेसिकली इनको हम बोलते हैं राइबोसोम।
क्या बोलते हैं इनको हम? राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है? क्योंकि उसमें ये राइबोसोम कनेक्टेड है। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। चलो इसको मैं सर्कल बनाता हूँ और फिर आपको जूम करके बताता हूँ कैसा है ये। देखो ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे सर्कल दिखाई दे रहे हैं और ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें है राइबोसोम। तो दिखने में कैसे दिख रहे हैं? रफ दिख रहे हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही अगर मैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, है ना, क्या है, इसमें कोई भी किसी टाइप का राइबोसोम नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस। ये देखो यहाँ पे है ये गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। देन उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे आओ, ये रहा सर्कल सर्कल्स, ये है लाइसोसोम। क्या है ये? लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अलावा यहाँ पे आप देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहाँ पे है हमारा सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ना, और ये है हमारा पूरा का पूरा सेल। इसी तरीके से हमारा होता है एक और टाइप का सेल और इसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। ये जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो कौन सा सेल है? एनिमल सेल। कौन सा सेल है? एनिमल सेल। और यहाँ पे अब हम दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है उसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स मिलते हैं और कुछ कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं। उसके बेसिस पे हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसमें आप देखोगे तो सभी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ये न्यूक्लियस देखोगे, न्यूक्लियस के बाद फिर यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन साइज लाइसोसोम, बिल्कुल एक जैसा ही है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है और फिर राइबोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म ऑलरेडी ये लिक्विड मटेरियल को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो ये देखो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर बनाए हैं दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट मिलता है और ये क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। इस एनिमल सेल में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना। तो ये नहीं है किसमें? इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो इसमें नहीं है ये है वो है सेल वॉल। ये सेल वॉल भी आप देखोगे तो इसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम देख सकते हैं कि एक सेल वॉल नहीं मिलता है एनिमल सेल में, और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी इसमें नहीं मिलता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? फूड बनता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है? फूड बनता है। तो ये है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल, और हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है ये। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली एक लार्ज नेटवर्क बनाता है और खुद कैसा है? मेम्ब्रेन उसके अंदर है, ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम, डायग्राम में हम देखेंगे कि मेम्ब्रेन है इसमें। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या है? मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें मेम्ब्रेन बना हुआ है इसलिए ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और इसके अलावा ईआर जो होता है उसका मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। ये जब भी हम सेल बनाते हैं तो उसके आउटर लेयर जो बना रहा है ये पीएम बोलते हैं इसको हम। अंदर जब हम क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा बनाएंगे इस तरीके से, तो भी क्या होगा, इसको हम मेम्ब्रेन बाउंडेड बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चर किसकी तरह है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही यहाँ पे है। देन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें क्या कनेक्टेड होंगे? राइबोसोम कनेक्टेड होंगे, अटैच होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि ये जो है हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बनाया है मैंने, इसमें क्या बना दो? राइबोसोम्स बना दो। ये देखो यहाँ पे राइबोसोम कनेक्ट कर देता हूँ मैं ये। तो अब आप देखोगे कैसा दिख रहा है ये दिख रहा है रफ की तरह, ठीक है। तो ये कैसा बन गया? रफ।
तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो छोटे छोटे जो सर्कल्स मैंने बना दिए हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, राइबोसोम, आखिर इनका वर्क क्या है, क्या करते हैं ये राइबोसोम। तो स्टूडेंट्स, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल भी मिलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें भी जो आपका राइबोसोम है वो मिलता है। तो आखिरकार ये करता क्या है, राइबोसोम स्टूडेंट्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का साइट होता है। मतलब वो जगह है जहां पे क्या बनता है, जहां पे बनता है प्रोटीन। तो राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। बॉडी में अगर कोई बोले कि भाई कहाँ बनेगा प्रोटीन, तो आप क्या बोलो, राइबोसोम में वो प्रोटीन बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। क्या बनता है यहाँ पे, प्रोटीन बनता है। और ये जो प्रोटीन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से उन जगहों पे जाता है जहां पे उसका यूज होना है। देखो, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन, राइबोसोम। प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कौन, राइबोसोम। देन उसके बाद जो फैक्ट्री में जब प्रोटीन बन गया तब उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो वो जो यूज होने के लिए कहीं ना कहीं जाना है, तो वो किसकी हेल्प से जाएगा, वो जाएगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से, मतलब रफ ईआर से। तो यहाँ पे जो रफ ईआर है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और राइबोसोम का तो रोल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है वो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रफ ईआर क्या होता है। तो चलो अब दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं, जो कि है स्मूथ। अब स्मूथ क्यों यहाँ पे बना देते हैं, ये रहा है स्मूथ। क्यों है ये इसलिए स्मूथ है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो राइबोसोम फैक्ट्री है प्रोटीन की, तो यहाँ पे तो कुछ जो है प्रोटीन नहीं बनता है। बट प्रोटीन नहीं बनता तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इसका कोई काम नहीं होगा। इसका भी एक काम है, यहाँ पे भी एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग होती है। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यस, फैट और लिपिड। फैट और लिपिड, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो मैन्युफैक्चर होता है वो होता है एसईआर में। एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन नहीं बनता है, बल्कि बनता है फैट एंड लिपिड, है ना। तो फैट लिपिड कहाँ बनेगा, कोई बोलेगा भाई लिपिड कहाँ बनता है, एसईआर में बनता है। प्रोटीन कहाँ बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वहां पे आपका प्रोटीन बनता है। चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब कुछ फंक्शंस के बारे में देखते हैं कि और क्या क्या फंक्शन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्ट्रक्चर तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक नेटवर्क तैयार करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। एक तरीके से हम इसको इस तरीके से बोलेंगे, क्या होता है, ये सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, और यहाँ पे ये बन गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे मैंने राइबोसोम को बना दिया। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का कोई मटेरियल बाहर आएगा, वो राइबोसोम में जाएगा, और फिर राइबोसोम में क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और उसको कहाँ भेजेगा, ईआर में भेजेगा, और ईआर से फिर वो पूरी सेल में घूमेगा। तो एक नेटवर्क बन रहा है कि कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है ना। तो ये सब चीज़ें जो है, नेटवर्क तैयार करने का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में क्या बनाता है, एक नेटवर्क डिजाइन करता है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये इस सब चीज़ें यहाँ से वहाँ जा रही हैं। और तो उसके लिए नेटवर्क बनाने का कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। तो ये क्या काम कर रहा है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट। क्या काम हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है। सो द वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पेशली प्रोटीन बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो सिंपल सी बात है, इसका मेन काम जो है वो ये है कि साइटोप्लाज्म जो है इस पूरे एरिया में अगर प्रोटीन को भेजना है, कहीं भी कुछ भी काम होगा तो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा। तो प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो चीज़ें भेजनी पड़ेंगी। तो भेजनी पड़ेंगी तो कौन हेल्प कर रहा है उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है।
उसको हम लिख सकते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये हो गया इसका एक काम। इसके अलावा ER also function as the cytoplasmic framework providing a surface for some biochemical activities of the cell। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझ लो, बायोकेमिकल एक्टिविटीज मतलब बायोकेमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं जब सेल के अंदर होते हैं तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं या बायोकेमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। तो उसके लिए भी साइट कौन प्रोवाइड करा रहा है? ER यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है। इसके अलावा जो ऐसे सेल्स और ऐसे एनिमल, तो ऐसे एनिमल जिनमें जो कैसे होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, उनमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा। बहुत सारे पॉइजन रहते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। आपको पता है हम क्या है? हम खुद को बोलते हैं वर्टिब्रेट क्योंकि हमारे उसमें क्या है? बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जिनमें ये बैकबोन होती है ना, उसको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो जैसे कि हमारे उसमें रीढ़ की हड्डी है तो हम क्या है? वर्टिब्रेट है। अभी जो वर्टिब्रेट हैं हमारे उसमें एक है लीवर। लीवर है हमारे बॉडी में, तो लीवर के जो सेल हैं, लीवर जिनसे मिलकर बना है उसमें लीवर के सेल, तो वो जो सेल हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है। तो वो क्या करता है? वो जो भी हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होते हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो होता है वो लीवर करता है ना। और इसके अलावा पॉइजन या फिर ड्रग जो है हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो उसको भी बाहर निकालता है। तो उसको भी बाहर निकालना मतलब उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना, उसके बाद फिर बॉडी से बाहर निकाल देना। दिस इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये प्रोसेस जो होता है ये भी कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। चलो, तो काफ़ी फंक्शंस हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और फंक्शन स्पेसिफिकली। सम प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई आपका ये क्या हुआ, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे राइबोसोम। अब यहाँ पे बहुत सारे क्या बन गए? प्रोटीन बन गए। और जो स्मूथ था उससे क्या बन गए? लिपिड बन गया। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने कि यहाँ लिपिड बन गया और यहाँ पे प्रोटीन बन गया। अब ये क्या करेंगे? प्रोटीन और लिपिड, ये जो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इसको बनाने में वापस से हेल्प करेंगे। जैसे मान के चलो डैमेज हो गई, अब ये कभी डैमेज हो गई तो टूट गया तो वापस बनाना पड़ेगा। तो कौन बनाएगा? ये लिपिड प्रोटीन जो इनने बनाए हैं आपके स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो जाएंगे यहाँ पे और उसको रिपेयर कर देंगे। तो वापस से सेल मेम्ब्रेन जो है वो बन रही है, तो मेम्ब्रेन बन रही है यहाँ पे। तो इस मेम्ब्रेन बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन। बायोजेनेसिस हो जाएगा, वापस बन जाएगा ये। तो प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में और इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देन इसके अलावा बहुत से प्रोटीन और लिपिड ऐसे होते हैं जो क्या बन जाते हैं? एंजाइम बन जाते हैं या फिर हार्मोन बन जाते हैं और एंजाइम हार्मोन बन के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर एंजाइम की बात करूं तो वो क्या होता है? एक कैटलिस्ट होता है जो क्या करता है? जो रिएक्शन को करने में हेल्प करता है। हेल्प इन बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन को करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। और हार्मोन जो रहते हैं वो क्या करेंगे? वो बॉडी में बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे कि ग्रोथ। बॉडी में अगर ग्रोथ करना है तो ये हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ये हैं हमारे ER के फंक्शन। तो आई थिंक आपको सारे के सारे फंक्शन बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। आप नोट्स जो है अगर वो चाहिए रहेगा तो आप क्या कर सकते हो? हमारी edugrown.in जो वेबसाइट है वहाँ जाके नोट्स भी आपको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलो, ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, बट आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको हेल्प करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स हम उसको मिल पाएँ और जो टॉपिक्स हैं उसको डिटेल में समझ पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।